इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के बारे में। ठीक है ना। जो आर्टिकल 14 है उससे रिलेटेड जो भी लैंडमार्क केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? समता का अधिकार, अर्थात सभी को समानता का अधिकार के बारे में ये बात करता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे, ठीक है ना, जिनके बारे में हम आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, हमारा पहला केस है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, जो 1951 का केस था, जिसमें क्या कहा गया था, ठीक है ना। इसमें प्रश्न एक क्या था कि क्या अनुच्छेद 14 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति भी शामिल है? ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है उसमें एक टर्म्स यूज हुई है व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति शब्द यूज हुआ है। उसमें एक क्वेश्चन उठा था कि व्यक्ति के शब्द के अंतर्गत कोई विधिक व्यक्ति भी शामिल है या नहीं। ये विधिक व्यक्ति कौन होता है? विधिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है, जैसे कोई संस्था हो गई, ठीक है ना, ऐसी संस्था होती है जिस पर मुकदमा चलाने का या फिर जिसको मुकदमा चलवाने का अधिकार होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, ठीक है ना, इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है या फिर इसके द्वारा भी किसी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विधिक व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो विधिक व्यक्ति भी शामिल है कि नहीं इस व्यक्ति के अंतर्गत? तो यहाँ पे इस बात में क्या हेल्ड किया गया था कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी शामिल है। अतः एक निगम, अर्थात ये निगम के बारे में सवाल था कि निगम जो है वो व्यक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निगम को बोला है कि जो एक विधिक व्यक्ति है इसको भी विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको जो विधिक व्यक्ति है उसके अंतर्गत निगम को भी शामिल किया गया है इस केस के तहत, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स था। और उसके बाद दूसरा है आपका अमिता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सूदन, जो 2016 का केस था, जिसमें उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि न्याय तक पहुंच, ठीक है ना, न्याय तक पहुंच का मतलब है कि हर व्यक्ति की न्याय तक पहुंच होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधीन जो गारंटी किए गए अधिकारों का एक घटक है, अर्थात जो अनुच्छेद 14 और 21 में बताया गया है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, न्याय तक पहुंच का ही एक घटक माना गया है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था। कौन सा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, ये 2014 का केस था, जिसमें परालिंगी अर्थात जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, एक मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स, तो उनको विधिक संरक्षण का अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया। इसमें बोला गया कि जो अनुच्छेद 14 है उसमें व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो क्या पुरुष स्त्री तक ही सीमित है या फिर ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। तो इसमें यही हेड किया गया था कि इसमें जो व्यक्ति शब्द है उसमें पुरुष या स्त्री तक ही सीमित नहीं है, वह उसमें क्या है, हिजड़ा अर्थात या फिर परालिंगी अर्थात जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो उनको अलग से नहीं माना गया है। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत वो भी शामिल है, कौन? हिजड़ा या फिर परालिंगी जो भी होते हैं। तो ये बताया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो 2014 का केस था। उसके बाद इसी आर्टिकल 14 का एक केस है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली, जो 1952 का केस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया था, ये क्वेश्चन था कि क्या जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है ना, आर्टिकल 14 है, वो मौलिक विधि है, ठीक है ना, मौलिक विधि में लागू होती है कि प्रक्रियात्मक विधि में लागू होती है। तो यहाँ पे इसमें हेल्ड किया गया था, ठीक है, अभी निर्धारित किया गया था कि ये प्रक्रियात्मक विधि हो चाहे मौलिक विधि हो, ये दोनों में लागू होती है। कौन? आर्टिकल 14। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, दोनों में लागू होती है। क्या? आर्टिकल 14 को यहाँ पर लागू किया गया है, चाहे मौलिक विधि हो, सब्सटेंटिव लॉ हो, चाहे प्रोसीजरल लॉ हो। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, 1983 का केस था, ठीक है ना। तो आईपीसी की जो धारा 303 है, ठीक है, तो उसको क्या किया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। और इस 303 में क्या है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा होते हुए भी हत्या कर देना, अर्थात किसी को आजीवन कारावास दिया गया है फिर भी वो क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है। तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 14 को
क्या किया गया है, इसको वॉयलेटेड घोषित किया गया, ठीक है ना, कि इससे वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 को। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे रिपील्ड नहीं किया है, ठीक है, निरसित नहीं किया है, यहाँ पे क्या किया, असंवैधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है, निरसित जो होता है हमेशा के लिए कर दिया जाता है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है, असंवैधानिक होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है ना, यदि मान लीजिए जब न्यायालय को लगेगा कि ये गलत है तो इसको फिर से वापस कर दिया जाएगा, वापस उसी तरह से। लेकिन जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता न्यायालय का, तब तक यहाँ पे क्या है, असंवैधानिक लिखा रहेगा। ठीक है ना, एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है ना, जिसमें पर्दा डाल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उसको फिर से लागू नहीं कर दिया जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, असंवैधानिक मतलब उसको फिर से लागू करवाया जा सकता है। तो यही बताया गया था कि जो आईपीसी की धारा 303 है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपराधी द्वारा मानव वध पर केवल मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो जो 303 बताई गई है धारा, उसमें केवल मृत्यु दंड का प्रावधान है, जबकि धारा 302 में मानव वध के लिए आजीवन व मृत्यु दंड का दोनों का प्रावधान है। ठीक है, तो 302 में पहले से ही मानव वध के लिए बताया गया है, हत्या के लिए कि आजीवन कारावास या मृत्यु दंड को दोनों का प्रावधान किया गया है हत्या के लिए। तो फिर यहाँ पे इससे मृत्यु दंड का ही प्रावधान क्यों किया गया है, ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है कि जब वहाँ पर बताया गया एक पनिशमेंट कि वहाँ पे आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर मृत्यु दंड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कारण से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। ये बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो या स्त्री हो। ठीक है ना, यदि समान कार्य कर रहे हैं, एक समान कार्य कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी एक समान मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात केस में ये हेल्ड किया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है ना, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि जो आर्टिकल 14, 16 और 39C के अधीन एक निश्चित ही संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है ना, संविधान का एक लक्ष्य है कि सभी को एक प्रकार से समानता दी जाए। ठीक है ना, सभी को समान रूप से जो भी वेतन है, समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी एक संविधान का लक्ष्य है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 14, 16 और 39C के अंतर्गत। तो यहाँ पर यदि दो व्यक्तियों के बीच किसी ठोस कारण के बिना, ठीक है ना, यदि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये समान कार्य कर रहे हैं, यदि कोई निश्चित ऐसा ठोस कारण नहीं है, तब तक क्या उनका विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उसमें अंतर नहीं किया जा सकता है, उनकी सैलरी जो भी है, जो वेतन दिया जा रहा है, उनको अलग अलग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जब तक कोई ठोस कारण ना हो। ठीक है, तो यह क्या है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई थी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में, जो 1982 का केस था। उसके बाद डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, ये भारत पोषण से संबंधित था। ठीक है, कि इस मामले में मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना, एक एक्ट है, कौन सा, तलाक के अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1986, जो मुस्लिमों का है, मुस्लिम महिला का है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी धारा में 3 और 4 में क्या बताया गया था कि इसकी जो धारा 3 और 4 है, ठीक है ना, इस एक्ट की, तो उसकी विधिमान्यता को चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि इन धाराओं में कि एक तलाकशुदा महिला को इद्दत की अवधि के पश्चात भरण पोषण पाने का हक प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो तलाकशुदा महिला है, जो भी मुस्लिम महिला है, और उसको क्या किया जाता है, भरण पोषण इद्दत की अवधि के पश्चात ही भरण पोषण पाने का हक प्रदान किया गया है। इद्दत की अवधि क्या होती है, जब मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला है, उसने क्या किया है, तलाक ले लिया है अपने हस्बैंड से, ठीक है ना, या फिर उसका हस्बैंड मर गया है, वो क्या करेगी, तो यहाँ पे एक नियम ही मुस्लिम में है कि कुछ टाइम के लिए ये विवाह नहीं कर सकते हैं। तो जिस टाइम के लिए यह विवाह नहीं कर सकते हैं, तो उसके क्या किया जाता है, उसको इद्दत की अवधि माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि उस इद्दत की अवधि के समय जो भरण पोषण है वो प्राप्त करने के हकदार हैं, जब तक इनका विवाह नहीं हो जाता। ठीक है ना, दूसरे से। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, अब निर्धारित किया है कि यह विधिमान्य है तथा विभेदकारी नहीं है। तो यहाँ पे धारा 3 और 4 में बताया गया था कि भरण पोषण पाने के हकदार हैं, तो इसी को चैलेंज किया था। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह विभेदकारी नहीं है। ठीक है ना, तो अर्थात अपील जो भी की गई होगी खारिज कर दी गई होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।